रामेश्वर, माँ की तबीयत और खराब होती जा रही है। आते वक्त दवाई लेते आना। ठीक है सीता, अभी मैं चलता हूँ। खेत से आते वक्त कुछ पैसे सेठ से उधार ले लूंगा ताकि माँ की दवाइयाँ ला सकूं। बेटा तो परेशान मत हो, जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। लेकिन उस सेठ से अब और उधार मत लेना। अरे हाँ, याद आया, वो सेठ कल ही अपना पैसे मांगने आया था और जो भी पैसे बचे थे वो उन्हें ब्याज के नाम पर ले गया। रामेश्वर बहुत परेशान हो गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। सिर में चिंता लिए वो खेत की ओर चल देता है। हे भगवान, हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है तू मेरे। कब तक तू यूं ही मेरा और मेरे परिवार का जीवन अंधकार में बिताता रहेगा। ऐसे ही अपनी किस्मत पे रोता हुआ वो अपना खेत पहुंचता है। वो काम कर ही रहा होता है कि तभी सेठ अपने आदमियों के साथ खेत पर पहुंचता है। क्यों रे रामेश्वर, मेरा पैसा कब देगा? ब्याज भी बहुत बढ़ गया है अब तो। सेठ जी, इस बार फसल इतनी अच्छी नहीं हुई है और ऊपर से माँ भी बीमार है। उनके लिए दवाई भी ले जानी थी, मगर मेरे पास पैसे ही नहीं है। उससे मुझे क्या लेना देना? मुझे तो अपने पैसों से मतलब है। ऊपर से तेरा रोज का कोई ना कोई नाटक रहता है। सेठ जी, मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगा। बस 2 महीने का वक्त और दे दीजिए। बस कर, तेरा हमेशा का यही नाटक है। अब और नहीं। आज से ये खेत मेरा हुआ और अगर तू इस खेत के आसपास भी दिखा तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। सेठ जी, बस मुझे आखिरी मौका दे दीजिए। अगर आप ये खेत ले लोगे तो हम जीते जी मर जाएंगे। ये मेरे दादा ने खून पसीने की कमाई से खरीदा था। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। ए भोलू, इसे खेत से उठा के बाहर फेंक दे। जी मालिक। अब अगर तू इस खेत के पास दिख गया ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सेठ, तुमने मेरे साथ गलत किया, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। वो एक न एक दिन जरूर न्याय करेगा। देखता हूँ तेरा ऊपर वाला मेरा क्या बिगाड़ लेगा। इतना कहकर सेठ अपने नौकरों के साथ खेत से चला जाता है। रामेश्वर की आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो आंख में आंसू लिए घर चला जाता है। रामेश्वर घर पहुंचता है। उसे देख के पत्नी आश्चर्य होकर बोली, अजी आप आज दोपहर में ही आ गए? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है सावित्री। क्यों, क्या हुआ? वो सेठ खेत पर आया और मेरा खेत छीन लिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन वो जमीन तो अपने बाप दादा की थी ना? हाँ सावित्री, मगर उस सेठ के नौकरों ने मुझे धक्का देकर खेत से निकाल दिया। अब हम कैसे जिएंगे? तभी उसकी माँ बोली, बेटा भगवान सब देख रहा है, देखना ये सेठ अपने कर्मों का फल जरूर भोगेगा। कल से मैं दूसरों के खेत में मजदूरी करूंगा। उससे पैसे मिलेंगे तो राशन और माँ के लिए दवाइयाँ लेकर आऊंगा। शाम ढलने को थी। उस रात उन सब ने पानी पीकर ही अपनी भूख मिटाई। अगली सुबह रामेश्वर जल्दी उठकर जाने के लिए तैयार हो गया। जी बहुत जल्दी आ रहे हैं आप? हाँ सावित्री, जल्दी जाऊंगा तो ही काम मिलेगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर रामेश्वर अपने घर से निकल जाता है और अपने खेत के पास से एक ही खेत में मजदूरी करने लगता है। वो निस्वार्थ भाव से पूरा दिन खेत पर काम करता है। शाम को खेत पर मालिक आता है। अरे रामेश्वर, तूने तो वाकई ही बहुत अच्छा काम किया। 180 रुपए की बात हुई थी, लेकिन ले पूरे 300 रुपए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो थोड़ी सी खुशी के साथ माँ के लिए दवाई और कुछ राशन लेकर घर पहुंचता है। माँ की दवाई ले आई क्या? हाँ सीता, दवाई और राशन दोनों ले आया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहा। तभी रामेश्वर का पुराना मित्र मोहन उसके घर आ जाता है। आओ मोहन, आओ। आज कई दिन बाद कैसे आना हुआ? बस आज तुझसे मिलने का मन किया तो चल आया। और बता, सब कैसा चल रहा है?
कुछ नहीं मोहन, किस्मत खराब चल रही है। फिर रामेश्वर ने सारी बात मोहन को बताई कि कैसे उस सेठ ने उसे भूमिहीन कर दिया। वो सेठ बहुत दुष्ट है, सबके साथ अन्याय करता है। ठीक है मित्र, मैं चलता हूँ, रात हो रही है। कुछ दिन ऐसे ही रामेश्वर दूसरों के खेतों में काम करता कि तभी एक दिन वो काम कर रहा होता है और अचानक चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ता है। तभी वहां से उसका दोस्त मोहन गुजर रहा होता है। उसने रामेश्वर को बेहोश देखा तो उसने तुरंत उसके मुंह पर जल डाला। तब रामेश्वर को होश आ गया। क्या हुआ रामेश्वर, तू ठीक तो है ना? हाँ मोहन, मैं ठीक हूँ, बस धूप के कारण चक्कर आ गए थे। रामेश्वर, तू थोड़ी देर पेड़ की छांव में आराम कर ले, तब तक मैं काम कर देता हूँ। अरे मोहन, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारे लिए इतना भी ना कर सका तो क्या फायदा। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। फिर रामेश्वर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। आराम करते करते रामेश्वर की पेड़ की ठंडी छांव में आंख लग जाती है। मोहन पूरा दिन उसकी जगह काम करता है। शाम को जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि सारा काम मोहन ने कर दिया। धन्यवाद मित्र, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की क्या बात, मित्र हूं तो इतना तो कर ही सकता हूँ। अब मैं रोज आकर थोड़ी देर तुम्हारी मदद कर दिया करूंगा। मोहन, मैं सच में तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आगे जी आप, कैसा रहा आज का दिन? कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ा सा चक्कर आ गया था, तभी मोहन वहां आ गया और फिर उसने ही मेरी जगह काम कर दिया और मैं आराम करता रहा। अरे वाह जी वाह, आपकी मित्रता तो काफी गहरी है। नहीं तो आज के जमाने में कौन किसकी मदद करता है भला। हाँ सीता, मोहन और मैं काफी अच्छे दोस्त हैं। उसने हमेशा मेरा साथ दिया है और कहा कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। ठीक है जी, आइए खाना खा लीजिए, माँ जी को तो मैंने पहले ही खिला दिया था। फिर वे दोनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रोज सुबह मोहन जाता और उसकी जगह पर काम करता और रामेश्वर पेड़ की छांव में आराम। ऐसे ही एक दिन सेठ का नौकर सेठ के पास आता है। सेठ जी, वो रामेश्वर का मित्र है ना मोहन, वो रोज आता है और उसकी जगह काम करता है और रामेश्वर आराम करता रहता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। इन दोनों की दोस्ती बहुत बढ़ गई है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। आज खाना बहुत स्वादिष्ट बनाई हो सावित्री। अच्छा जी, मतलब रोज स्वादिष्ट नहीं बनाती? नहीं, ऐसी बात नहीं है सावित्री, तुम रोज ही खाना अच्छा बनाती हो, बस आज कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट बनाया है। फिर ये दोनों ऐसे ही हंसी मजाक के साथ खाना खाते हैं और फिर चैन की नींद सोते हैं। अचानक जब सुबह सावित्री की नींद खुली तो उसने देखा कि माँ कुछ बोल नहीं रही है। वो घबरा गई और तुरंत ही रामेश्वर को जगाने लगी। रामेश्वर, जल्दी उठो, देखो माँ कुछ बोल नहीं रही है। क्या हुआ? उसी रात सेठ अपने नौकरों से कुछ बात कर रहा था। ढोलू, भोलू, आज रात तुम दोनों उस मोहन के घर जाओ और चुपके से उसके घर से गहने चुरा लो। फिर उन गहनों को रामेश्वर के घर में छुपा दो। फिर देखो कैसे मैं रामेश्वर को घर से बेघर करता हूँ। जो हुकुम मालिक। लेकिन अगर कहीं हम पकड़े गए तो? अरे डरने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। तुमसे जितना बोला है उतना करो, बस। फिर वे दोनों रात के 2 बजे चुपके से सेठ के हवेली से निकलते हैं और दबे पांव मोहन के घर के भीतर जाते हैं। वहां पर रखे बक्से को धीरे से खोलकर वे सारे गहने चुराकर चुपचाप वहां से निकल जाते हैं और मौका देखकर रामेश्वर के घर से सारे गहने छुपा देते हैं।
सुबह मोहन की पत्नी राधा ने बक्सा खोला तो देखा कि उसमें रखे गहने चोरी हो गए हैं। वो तुरंत घबराती हुई मोहन के पास जाकर बोली, क्या गहने चोरी हो गए? राधा, परेशान मत हो। मैं अभी मुखिया जी के पास जाता हूँ और चोर को पकड़ता हूँ। लेकिन आज पहली बार हमारे घर में चोरी हुई है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है वो तुम्हारा दोस्त, क्या नाम है उसका? हाँ, वो रामेश्वर। उसने ही चोरी की होगी, क्योंकि वो आता जाता रहता है और कोई यहाँ नहीं आता। मुझे पूरा यकीन है कि वही चोर है। ये तुम क्या बोल रही हो सीता? अभी अभी उसकी माँ का निधन हुआ है। ऊपर से वो बहुत ईमानदार है। मुझे पूरा यकीन है कि वो चोरी नहीं कर सकता। इतना कहकर मोहन अपने घर से निकल जाता है और चलते चलते वो मुखिया के यहाँ पहुँचता है। मुखिया जी, अरे ओ मुखिया जी, बाहर आइए। मुखिया बाहर आता है। अरे मोहन, बड़े दिन बाद। कहो, कैसे आना हुआ मेरे यहाँ? वैसे तो तुम दिखाई नहीं देते। मुखिया जी, कल रात किसी ने मेरे गहने चुरा लिए हैं। मैं तो बर्बाद हो गया। मुखिया जी, वो मेरे जीवन भर की कमाई थी। कुछ कीजिए मुखिया जी। क्या? चोरी? वो भी इस गांव में? रुको, मैं अभी सबको बुलवाता हूँ। मुखिया ने अपने नौकर से कहकर सभी लोगों को गांव में बुलाया। कुछ देर में गांव की भीड़ इकट्ठी हुई और सेठ भी अपने नौकरों के साथ आया। देखो गांव वालों, किसी ने मोहन के घर से गहने चुरा लिए हैं। अगर जिसने भी लिए हैं तो अभी दे देगा तो बच जाएगा, किंतु अगर तलाशी लेने पर पकड़ा गया तो उसे सजा दी जाएगी। तुम्हें किस पर शक है मोहन? मुझे किसी पर शक नहीं है। अच्छा, कौन कौन तुम्हारे घर पर आता है? वैसे तो मेरे घर पर कोई नहीं आता। सिर्फ मेरा ही मित्र है जो कभी कभी मिलने आता है। लेकिन वो चोरी नहीं कर सकता। वो बहुत ईमानदार है। देखो मोहन, चोरी कोई भी कर सकता है। अगर मेरी मानो तो सबसे पहले रामेश्वर के घर की तलाशी लो। देखना, चोरी उसी ने की होगी। सारे लोग हल्ला मचाने लगे कि रामेश्वर के घर की तलाशी ली जाए। सबके कहने पर मोहन और मुखिया जी मान जाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोग इतना कह रहे हो तो चलो उसके घर। लेकिन मुझे पता है मेरा मित्र चोर नहीं है। हाँ हाँ, चलो देख लेते हैं कौन चोर है। फिर सब लोग रामेश्वर के घर की ओर बढ़ते हैं। रामेश्वर, जल्दी घर से बाहर निकल। रामेश्वर अपनी पत्नी के साथ हड़बड़ाते हुए बाहर आया। क्या बात है मोहन? ये इतने सारे लोग क्यों? रामेश्वर, मेरे घर से गहने चोरी हो गए हैं, तो ये लोग तुम्हारे घर की तलाशी लेने को कह रहे थे। मोहन, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि मैंने तेरे घर से गहने चुराए? तभी सेठ बोला, तलाशी लेने दो। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर मुखिया के आदमी उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं। थोड़ी देर में रामेश्वर के घर से गहने बरामद होते हैं। ये लीजिए मुखिया जी, ये मिले इसके घर से। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि रामेश्वर और उसकी पत्नी चौंक जाते हैं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि रामेश्वर ने गहने चुराए, वो भी अपने सबसे पक्के मित्र के। देखा मोहन भाई, जिस पर तुमने सबसे ज्यादा विश्वास किया उसने ही तुम्हें धोखा दिया। मोहन एकदम चुप हो जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सबसे पक्के मित्र ने उसके घर में चोरी की। ये सरासर झूठ है। मुझे नहीं पता है ये गहने मेरे घर में कैसे आए। मैं तो कई दिनों से मोहन के घर भी नहीं गया। मेरी बात का विश्वास करो। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। वैसे भी माताजी के निधन के बाद वो ज्यादा कहीं नहीं जाते। तुम्हारे घर से गहने बरामद हुए हैं और तुम लोग कह रहे हो कि तुमने चोरी नहीं की, तो क्या कोई भूत आकर यहाँ गहने रख गया? मुझे लग रहा है ये किसी की साजिश है। हमें फंसाया जा रहा है। मोहन, कम से कम तुम तो विश्वास करो। अब विश्वास करने लायक क्या बचा है?
मैंने तुम्हारी इतनी मदद करी और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे अब भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। तुम दोस्ती के लायक ही नहीं हो। आज से कभी मुझसे बात मत करना। मोहन, मेरी बात मानो। मैंने सच में चोरी नहीं की। बहुत हो गया तुम लोगों का ड्रामा। तुम लोगों ने चोरी की और इस गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाई। आज तक कभी इस गांव में चोरी नहीं हुई, इसलिए तुमको इस गांव से निकाला जा रहा है। शुक्र मनाओ कि हम तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि गांव की इज्जत मिट्टी में मिले। इसीलिए दफा हो जाओ इस गांव की नजरों से। मुखिया जी, मुझ गरीब के साथ इतना बड़ा अन्याय न करो। खेत तो वैसे ही सेठ जी ने छीन लिया है। अब अगर मेरा घर भी छीन लोगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तूने चोरी की है रामेश्वर, और चोर कभी सुधरता नहीं है। रामेश्वर और उसकी पत्नी ने गांव वालों को बहुत समझाया, लेकिन उन लोगों ने उनकी एक भी नहीं सुनी। मंजूरी में रामेश्वर को गांव छोड़ना पड़ रहा था। आखिरकार वे दोनों गांव के पास वाले जंगल में ही एक टूटी फूटी कुटिया बनाकर रहने लगे। फिर एक दिन, जी 2 दिन हो गए कुछ खाया नहीं, अब और नहीं सहा जाता। भूख के कारण प्राण संकट में लग रहे हैं और अब तो मुझसे कुछ काम भी नहीं हो रहा है। सावित्री, तुम चिंता न करो। मैं पास के ही दूसरे गांव में कुछ काम ढूंढने जा रहा हूँ। अगर कुछ काम मिल जाए तो खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। तब तक तुम आराम करो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज घर जल्दी आइएगा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। शरीर में भी जान नहीं बची और वैसे भी यहाँ जंगल में जानवरों का खतरा है। मुझे यहाँ बहुत डर लगता है रामेश्वर। चिंता मत करो सावित्री, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। यहाँ जंगल में जानवरों का खतरा तो है ही, लेकिन हम मजबूर हैं। अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? गांव वालों ने हमें घर से बेघर कर दिया। अब तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। ना जाने कब ये ऊपर वाला हमारे साथ न्याय करेगा। भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहा है सावित्री। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं हमारी? हमें घर से बेघर कर दिया, जमीन छीन ली और अब भूखा रहना पड़ रहा है। ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया था हम लोगों ने? फिर रामेश्वर हताश होकर घर से जाने लगता है। वो अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता, मगर हालातों की वजह से उसे जाना पड़ रहा था। चलते चलते वो बगल वाले गांव में लोगों से काम मांग रहा था। फिर एक व्यापारी ने उसे काम पर रख लिया। अच्छा ठीक है, काम अच्छे से करना। मैं तुमको 300 रुपये दिहाड़ी दूंगा, लेकिन काम सही से करना। जी साहब, मैं पूरी लगन के साथ काम करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम इस गांव के तो नहीं लगते हो? जी, मैं इस गांव का नहीं हूँ। मैं पास के गांव में रहता था। रहता था? रहता था का क्या मतलब है? मतलब पहले रहता था, अब नहीं रहता। फिर रामेश्वर ने पूरी बात रोते हुए उसे बताई। ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, पर हम इसमें कर ही क्या सकते हैं। चलो ठीक है भाई, तुम काम निपटा दो। शाम को मैं तुम्हारी दिहाड़ी दे देता हूँ। जी साहब। इतना कहकर व्यापारी वहां से चला जाता है। रामेश्वर दिन भर धूप में मजदूरी करता है। पता नहीं राधा, मुझे क्यों अब भी ऐसा लग रहा है कि जैसे रामेश्वर ने चोरी नहीं की थी। अरे वही चोर था जिसके घर से हमारे गहने बरामद हुए थे। आप ज्यादा मत सोचिए उसके बारे में, वो ही असली चोर था। चलिए खाना खा लीजिए। रामेश्वर काम कर रहा था कि तभी व्यापारी खेत पर पहुंचा तो देखा कि रामेश्वर ने बहुत काम निपटा दिया है। अरे वाह भाई, तुम तो पूरी लगन से काम करते हो। तुम ये लो 400 रुपए, तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी और कल से काम पर आ जाया करना। धन्यवाद साहब जी, मैं रोज समय से आ जाया करूंगा। अच्छा साहब जी, चलता हूँ। इतना कहकर रामेश्वर घर की ओर चल देता है। ये लो सावित्री, जल्दी से पका दो। मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। आज साहब जी ने 400 रुपए दिए थे। क्या 400 रुपए? ये तो बढ़िया है। अच्छा पहले मैं खाना पका देती हूँ। ठीक है सावित्री,
सावित्री चूल्हे पर भोजन पकने को रख देती है। थोड़ी देर बाद खाना पककर तैयार हो जाता है। फिर वे दोनों भरपेट खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर में रामेश्वर काम से वापस आ रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक साधु बेहोश पड़े दिखाई पड़ते हैं। वो तुरंत उन्हें उठाकर बैठाता है। साधु महाराज प्रणाम। क्या हुआ, आप यहाँ बेहोश कैसे हो गए थे? कुछ नहीं बेटा, भयंकर धूप के कारण बस चक्कर आ गए थे। लेकिन तुम मुझे कुछ परेशान से लग रहे। क्या बात है, मुझे बताओ। शायद मेरे पास कोई निवारण हो तुम्हारी चिंता का। अब आप पूछ रहे हो तो बताता हूँ आपको। फिर रामेश्वर ने सारी बात साधु को बताई कि कैसे उस सेठ ने उसकी जमीन छीन ली और फिर कैसे उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अच्छा, तो ये बात है। फिर उन्होंने आंखें बंद की और देखा कि किसने चोरी की थी। बेटा, तुम निर्दोष हो। मुझे पता है कि असली चोर कौन है, लेकिन वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। वो मैं गांव चलकर ही बताऊंगा। चलो अभी गांव चलते हैं और सच बताते हैं लोगों को। फिर साधु और रामेश्वर गांव की ओर जाने लगते हैं। वैसे साधु महाराज, किसने की चोरी, मुझे तो बताइए। बेटा तुम चलो तो सही, अभी मैं राज से पर्दाफाश करता हूँ। रामेश्वर मन में सोच रहा था कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। चलते चलते वो दोनों गांव के मुखिया के घर पहुंचते हैं। प्रणाम साधु महाराज, आज कैसे आना हुआ गांव में? कोई खास वजह है क्या? हाँ, मुझे सभी गांव वालों को एक बात बतानी है। सभी को तुरंत यहाँ इकट्ठा करो। ठीक है साधु महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। उसने तुरंत अपने नौकर के सभी गांव वालों को बुलाने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में गांव के लोग वहां इकट्ठा होने लगे। सेठ और मोहन भी वहां पर पहुंचे। फिर साधु महाराज बोले, गांव वालों, कुछ दिन पहले मोहन के घर से गहनों की चोरी हुई थी, जिसका इल्जाम उसके मित्र रामेश्वर पर आया था। लेकिन असल चोर कोई और था। गांव वाले चौंक जाते हैं और सेठ भी थोड़ा सटपटा जाता है। ये कैसी बात कर रहे हैं साधु महाराज? गहने तो रामेश्वर के घर से ही मिले थे, जिससे साफ हो गया था कि चोरी इसने ही की। मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं बोलता हूँ सेठ। फिर साधु बाबा ने रहस्यमयी अंदाज में अपने हाथ घुमाए। सामने एक टीवी की स्क्रीन जैसी प्रकट हुई, जिसमें दिख रहा था कि कैसे सेठ ने अपने नौकरों के साथ मिलकर योजना बनाई और फिर नौकरों ने गहने चुराकर रामेश्वर के घर में छिपा दिए। क्या इतना बड़ा झूठ, मतलब चोरी इस सेठ ने की और इल्जाम मेरे मित्र पर लगा दिया? ये तूने अच्छा नहीं किया सेठ। सेठ तुरंत मुखिया के सामने रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैंने रामेश्वर को गांव से निकालने के लिए यह सब किया था। मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। सेठ, तूने एक ईमानदार के ऊपर इल्जाम लगाया, जिसकी वजह से उसे गांव छोड़कर जाना पड़ा। अब और नहीं, इसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दो भाइयों। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर ले गई। फिर सभी गांव वालों ने रामेश्वर से माफी मांगी। रामेश्वर, हमसे भूल हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम वापस गांव में आ जाओ, मुझे बहुत खुशी होगी। कोई बात नहीं मुखिया जी, भूल सबसे हो जाती है। मैं कल ही अपने गांव वापस आ जाऊंगा। शाम हो रही थी। वो धीरे धीरे घर की ओर बढ़ा। आज मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। फिर वो सारी बात सावित्री को बताता है। अरे वाह, इसका मतलब कल फिर हम अपने घर जाएंगे। हाँ सावित्री। फिर वे दोनों खुशी खुशी सो जाते हैं और अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अपने घर चल देते हैं। गांव पहुंचकर वे अपने घर की साफ सफाई करते हैं और फिर रामेश्वर खेत पर काम करने चला जाता है। और इसी प्रकार वे लोग अब एक सुखी जीवन बिताने लगे थे।